31 मार्च 2024 मोदी जी अपनी लोकसभा चुनाव रैली के लिए मेरठ पहुंचते हैं। यहां आज उनकी एक बड़ी चुनावी रैली का आगाज होना था। हजारों की भीड़ में लोग उन्हें सुनने भी आते हैं और फाइनली पीएम मोदी अपनी स्पीच शुरू करते हैं। इसमें पहले तो वो मेरठ के फ्रीडम फाइटर्स को नमन करते हैं, लेकिन फिर वो एक ऐसा जिक्र छेड़ देते हैं जिससे न केवल आम जनता गुस्से में आ जाती है, बल्कि अखबार से लेकर सोशल मीडिया तक ये मुद्दा गर्म हो जाता है। और ये जिक्र होता है कच्चा थीवू द्वीप का। आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया। कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। जी हाँ, जो आजादी के बाद तक तो भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस के राज में इसे श्रीलंका के तोहफे में दे दिया गया। मोदी जी इसे लेकर विपक्ष पर जमकर बरसते हैं और ये तक कह देते हैं कि कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है साहब कि आखिर किससे पूछकर इतना बड़ा फैसला लिया गया, और आखिर ये लिया ही क्यों गया? कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंपने में आखिर किसका हाथ है, और इस पूरी घटना के पीछे का राजनीतिक खेल क्या था? ऐसे में चलिए आज आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको दे देते हैं। देखिए, ये है भारत का तमिलनाडु और ये है कोने पर बसा रामेश्वरम। इसके चारों ओर समुद्र जरूर है, लेकिन जूम करने पर आप इसके करीब बसा छोटा सा द्वीप देख पाएंगे। ये है कच्चा थीवू, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हालांकि ये एक्सिस्टेंस में आया, लेकिन आज इसे ही लेकर सारा विवाद है। वैसे तो इस द्वीप पर आज ना तो कोई रहता है और ना ही यहाँ साफ पानी मिलता है, लेकिन जियोपॉलिटिकली ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे लेकर भारत और श्रीलंका आमने सामने रहे हैं। आज भारतीय भले ही यहाँ कदम नहीं रख सकते, लेकिन इतिहास में पीछे जाएं तो 17वीं सदी में ये आइलैंड मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तब मछुआरे यहाँ पर अक्सर मछली पकड़ने जाया करते थे। अब क्योंकि रामेश्वरम से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस राज्य में एक चर्च भी था, इसलिए हजारों लोग इस चर्च में प्रार्थना करने के लिए भी जाते थे। तब भी इस द्वीप पर ज्यादा लोग तो नहीं रहते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि रामेश्वरम के लोग इसे अपने राज्य का अहम हिस्सा मानते थे। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तब अंग्रेजों के शासन में यह हिस्सा मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर चला गया। लंबे समय तक तो श्रीलंका ने भी इस पर कुछ नहीं कहा, मगर इसे लेकर असली विवाद 1921 में सामने आया, जब भारत और श्रीलंका 285 एकड़ में बसे इस छोटे से द्वीप को लेकर आमने सामने आ गए। तब श्रीलंका ने इसे अपना हिस्सा बताया। हालांकि तब श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का कंट्रोल था, इसलिए इन्होंने इस द्वीप का सर्वे भी करवाया और इसको श्रीलंका का हिस्सा बताया गया। हालांकि भारत की तरफ से इस पर तभी विरोध हुआ था, लेकिन इसे लेकर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। ले देकर साहब 1947 तक ये विवाद ज्यों का त्यों ही रहा, और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसे भारत का हिस्सा माना गया, और तब से ही दोनों देशों में इसे लेकर विवाद बढ़ता चला गया, क्योंकि श्रीलंका इस पर अपना अधिकार छोड़ने को राजी नहीं हुआ और इस बीच एक ब्रिटिश डेलीगेशन ने इसे भारत का ही हिस्सा बताया। ले देकर 1974 तक दोनों ही देश इस द्वीप का प्रशासन संभालते रहे, क्योंकि दोनों ही देश के मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने आते थे। लेकिन साहब साल 1974 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तब यह विवाद फिर चर्चा में आया और इसे ही सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच एक बैठक भी हुई, जिसने एक समझौते का रूप लिया। ये समझौता 2 हिस्सों में हुआ था। पहला 26 जून को कोलंबो में और दूसरा 28 जून को दिल्ली में। इस समझौते के तहत एक खास चीज हुई, और वो ये थी कि भारत ने कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। हालांकि तभी से श्रीलंका इस द्वीप को अपना मानता था, लेकिन तब भी ये सवाल जोर शोरों से तमिलनाडु ने उठाया था कि भाई भारत सरकार अपने देश की जमीन को ऐसे ही किसी दूसरे देश को कैसे दे सकती है। यहाँ तो कि तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, इस समझौते पर ऐतराज भी जताया था। उनका कहना था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामानंद साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा था और इसे पूरे देश को देने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, इसलिए भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। मगर तब मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बातों को एक तरह से दरकिनार करते हुए समझौते को मान लिया गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी का मानना था कि भाई कच्चा थीवू द्वीप की कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको श्रीलंका को सौंप देने से भारत और उसके दक्षिणी पड़ोसी के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे, और इसके तहत जमीन श्रीलंका के हक में चली गई। हालांकि तब यहाँ भारतीय मछुआरों को मछली मारने, जाल सुखाने
और जाने की इजाजत भी दी गई थी, लेकिन तब भी लोकसभा में यह मुद्दा रखा गया था और विपक्ष ने यह आरोप लगाए थे कि इंदिरा सरकार ने संसद को बिना बताए कैसे यह गैर कानूनी फैसला कर लिया। तमिलनाडु के सांसदों तक ने सरकार को खरी खोटी सुनाई थी और ये कहा था कि भारत की जमीन देने का ये नापाक समझौता करने से पहले सदन को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। हालांकि श्रीलंका के साथ संबंध बेहतर करना जरूरी है, पर ऐसा करने में संविधान और कानूनों को ध्यान में रखना चाहिए। ये समझौता देश के हितों के खिलाफ है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भरी संसद से पूछा था कि क्या सरकार बिना संविधान में संशोधन किए भारत का कोई भाग किसी दूसरे देश को सौंप सकती है। हमने जिस संविधान की शपथ ली है वो संविधान हमारी बाउंड्रीज को और हमारी जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी को डिफाइन करता है। कच्चा थीवू तमिलनाडु का एक ऐसा हिस्सा है और भारत का भाग भी है। संविधान में बिना संशोधन किए बिना ये काम नहीं हो सकता है। अब इन सभी क्रिटिसिज्म के बीच इंदिरा गांधी सरकार का मानना था कि भाई 1974 के समझौते से पहले भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा तय नहीं थी, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि भारत ने अपनी जमीन किसी को दी है। जब भारत ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी तो इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। खैर, बातें तो बहुत हुई, लेकिन इस बहसबाजी का कोई नतीजा नहीं निकला साहब। इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका से रिश्ते सुधारने के चक्कर में कच्चा थीवू की बलि तो दे दी, मगर इतने सब के बाद भी अच्छे रिलेशंस की गारंटी फीकी पड़ने लगी, क्योंकि एक दशक बाद चीजें बदलने लगी और भारत से इस आइलैंड पर जाने वाले मछुआरों को पकड़ा जाने लगा। दरअसल हुआ ये कि 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा ने एक नया प्रपोजल दिया। इसमें कच्चा थीवू द्वीप दोबारा भारत में मिलाने की बात कही गई। हालांकि सिविल वॉर से जूझने के कारण श्रीलंका ने तब तो कुछ नहीं किया, लेकिन 2003 में श्रीलंका सरकार ने एक नया प्रपोजल दिया कि वो भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए और अधिक लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है। लेकिन तब ना तो तमिलनाडु और ना ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया। फिर 2008 में तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने भी कच्चा थीवू द्वीप समझौते को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनकी तरफ से दलीलें दी गईं कि बिना संविधान संशोधन के सरकार ने भारत की जमीन किसी और देश को दे दी, लेकिन उनकी इस बात से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत हुआ ये साहब कि 2009 में श्रीलंका की सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया और इसके तहत मैरीटाइम बाउंड्रीज को भी स्ट्रेथन किया गया। ऐसे में जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते थे तो श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। ये घटनाएं जब बार बार होने लगी तो इसके खिलाफ भारतीयों ने आवाज उठाई, लेकिन श्रीलंका का कहना था कि भारतीय मछुआरों के आने से उनके समंदर में पड़ने वाली मछलियां कम हो रही हैं और उनके मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है, इसलिए वो भारत के मछुआरों को वो इस क्षेत्र में मछली मारने की इजाजत नहीं दे सकते। अब एक तरफ जहां श्रीलंका का इस पूरे मामले में पक्ष साफ था, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक पीआईएल के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि कच्चा थीवू द्वीप पर श्रीलंका की सॉवरेंटी एक बेहद क्लियर इशू है। भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की एक्टिविटीज में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। 2014 में फिर से सरकार की तरफ से दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतागी ने भी ये बात कही कि अब कच्चा थीवू द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया और अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का हिस्सा है, इसे वापस कैसे लेंगे? अगर ऐसा किया तो इसके लिए आपको युद्ध लड़ना ही होगा। 2015 में इस मामले में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के एक बयान से काफी विवाद भी हुआ था, जब उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए ये तक कहा कि अगर भारतीय मछुआरे इस इलाके में आएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इसके साथ ही श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे तक ने यह कह दिया कि आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप हमारे जल में मछली क्यों पकड़ रहे हैं, भारत की तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा, तुम भारत की तरफ रहो, हमारे मछुआरों को श्रीलंका की तरफ रहने दो, नहीं तो आरोप मत लगाओ कि हमारे नौसैनिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। अब उनके इस रिएक्शन पर भी तमिलनाडु ने आपत्ति जताई थी, बल्कि वो तो चाहते थे कि कच्चा थीवू पर भारत सरकार खुद श्रीलंका से बात करे। तभी तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जब 2023 में भारत दौरे पर आए थे, तब भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे श्रीलंकाई पीएम के सामने इस द्वीप से जुड़े 2 मुद्दे उठाने की मांग की थी और कहा था कि भारत श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बताएं कि इस द्वीप से तमिल लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है, मगर तब भी इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई।
नाउ कट टू प्रेजेंट। तो कच्चा थीवू अभी तो श्रीलंका के पास है सरकार, और इसे लेकर साल 2024 में ही तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एक आरटीआई दायर की थी। इसी आरटीआई के तहत अब ये बात भी सामने इंदिरा गांधी के साथ साथ कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंपने के लिए करुणानिधि भी तैयार थे। हालांकि डीएमके ने 1974 में ही द्वीप को सौंपने के खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर किया था, लेकिन करुणानिधि ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। इन डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया है कि इस बारे में फॉरेन सेक्रेटरी की सीएम से मुलाकात भी हुई थी, और तमिलनाडु सीएम ने फॉरेन सेक्रेटरी को यकीन दिलाया था कि भाई इस मुद्दे पर वो अपने रिएक्शन को कम महत्वपूर्ण रखने में मदद करेंगे और इसे बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं करने देंगे। खैर, अब इस रिपोर्ट पर पीएम मोदी ने खुलकर बात की है। उन्होंने ये बात लोगों के सामने रखी कि कैसे डीएमके के नेता द्वीप वापस पाने के लिए उन्हें लिखते रहते हैं, लेकिन इसे सौंपने के लिए कांग्रेस पर हमला नहीं करते। और रही बात कच्चा थीवू की, तो इसे देने के लिए करुणानिधि तक राजी हो गए थे। अब उनके इस बयान से इंडियन पॉलिटिक्स में ये मुद्दा गर्म जरूर हो गए, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या अब कच्चा थीवू को फिर भारत में मिलाया जा सकता है, या उसकी घर वापसी हो सकती है? पहले ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट एन साथिया मूर्ति की माने तो कच्चा थीवू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच का अग्रीमेंट काफी डिस्प्यूटेड है। ऐसे में अब इसको वापस लेने के दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि भारत जंग के मैदान में उतर जाए, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए ही इन आइलैंड को अपने बनाया जा सकता है, या तो फिर दूसरा रास्ता यह है कि दोनों देशों के बीच कोई कानूनी अग्रीमेंट हो और ऐसे लॉफुल अग्रीमेंट के जरिए ही ये आइलैंड भारत का हिस्सा बन जाए। ये दोनों ही केसेस बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी देश अपनी जमीन दूसरे देश को देने के लिए राजी नहीं होगा। ये तो भारत की गलती ही थी कि वो ऐसे अग्रीमेंट के लिए मान गया, मगर श्रीलंका ये गलती कभी नहीं करेगा। ऊपर से हमें इस बात को भी नोटिस करना होगा कि दोनों ही पड़ोसी देशों के रिलेशंस सालों से अच्छे रहे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन से किसी देश का हिस्सा लेना केवल एक नए विवाद को जन्म देगा और इससे भारत की जियोपॉलिटिकल इमेज भी खराब होगी। हाँ, ये एक रास्ता और हो सकता है कि अगर श्रीलंका ये आइलैंड ट्रेड के जरिए भारत को देने के लिए राजी हो जाए, तो फिर भारत इसे जरूर खरीद सकता है। इसमें चाहे तो भारत ये प्रपोजल श्रीलंका के सामने रख सकता है, और अगर इस पर श्रीलंका राजी हुआ तो साफ फैसला भारत के हक में ही होगा और ये एक बड़ी जीत होगी। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? क्या दोनों देशों के बीच इस तरह का कोई ट्रेड होना चाहिए, और क्या श्रीलंका को इसे पैसों में भारत को बेच देना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।